तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे शार्क के बारे में। शार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, चाहे किसी भी क्लास के लिए हो। ठीक है, तो शार्क की स्थापना की बात करेंगे 1985 में हुई थी और दिसंबर महीना था 1985 में। देखिए शार्क आप सामने फ्लैग देख रहे हैं और इसमें एकजुटता और शांति की बात दिखाई जा रही है। तो इसमें अगर बात करें, ये साउथ एशियन रीजन में है, जिसके बेसिकली ये कंट्रीज मानी जाती है। मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव एंड श्रीलंका, ये सारे देश जो हैं ये शार्क के सदस्य हैं। देखिए दक्षिण एशियाई देशों ने एकजुटता और शांति के लिए एक संगठन की स्थापना की जो कि इन देशों को एकजुट कर सके, और इसी को बोला जाता है शार्क, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, तो इसमें दक्षिण एशिया में कई लोग मानते हैं म्यांमार को ही, बट म्यांमार इज अ मेंबर ऑफ आसियान। ठीक है, आसियान के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो उसके बाद चाइना को भी कई लोग मानते हैं, बट चाइना इज नॉट द मेंबर ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, तो बेसिकली ये 8 कंट्रीज़ हैं और इसमें भी अफ़गानिस्तान को बाद में शामिल किया गया है। अफ़गानिस्तान को 2007 के करीबन शामिल किया गया है और भारत के प्रयासों के कारण ये शामिल हो सका। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि शार्क की स्थापना का इतिहास क्या है। देखिए शार्क की स्थापना के में सबसे बड़ा प्रयास जो है बांग्लादेश का है, और जियाउर रहमान और मुजीबुर रहमान दोनों के ही संयुक्त प्रयास हैं। जियाउर रहमान का कुछ ज़्यादा प्रयास है। ठीक है, तो इसकी स्थापना बांग्लादेश, और इसी कारण इसका जो पहला सम्मेलन था वो ढाका में कराया गया था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कराया गया था। इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें तो इसकी विशेषताएं जो हैं, ये एक देखिए राजनीतिक संगठन भी है, एक आर्थिक संगठन भी है, परंतु अभी हम समझेंगे कि इसके परिणाम क्या हुए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसमें जो विशेषताएं हैं वो एक स्थायी समिति बनाई गई। ठीक है, एक स्थायी समिति के माध्यम से इसमें सभी देशों के विदेश सचिवों को शामिल किया गया। इसके अलावा इसमें मंत्रिपरिषद की भी स्थापना की गई। देखिए मंत्रिपरिषद की स्थापना जो की गई उसमें सभी देशों के विदेश मंत्रियों को शामिल किया गया। सभी देश, जैसे 8 देश हैं तो 8 विदेश मंत्रियों को एकजुट करके एक मंत्रिपरिषद बनाया गया, और इनका कार्य क्या था, एक सचिवालय बनाया गया। बाद में एक सचिवालय के महासचिव को चुनना। ठीक है, इसके अलावा कई प्रमुख मुद्दों पर ये 8 देशों जो जो विदेश सचिव थे यानी मंत्रिपरिषद था वो निर्णय लेता था, जैसे हम भारत में भी देखते हैं मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये सभी देशों का एक मंत्रिपरिषद था। इसके अलावा हम बात करें सचिवालय की। देखिए सचिवालय की स्थापना के समय नहीं था, और 1987 में जब बेंगलुरु में सम्मेलन हुआ था इसका, तो उस समय सचिवालय की मांग की गई और सचिवालय की स्थापना कराई गई। तो सचिवालय में बेसिकली अगर बात करें तो 2 वर्षों के लिए एक महासचिव का नियुक्ति होती है। इस समय मैं बात करूँ तो श्रीलंका के कोई एक अच्छे डिप्लोमेट हैं, वो शायद इस समय है। ठीक है, मैं थोड़े दिन पहले की बात कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी की। तो इस पर नहीं, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ। जैसे अप्रैल में थे श्रीलंका के। ठीक है, तो इसके बाद अगर बात करें तो इस रीजन में काफ़ी कुछ विवाद है। ठीक है, तो ये जो पूरे तरीके से संगठन है वो इतना ज़्यादा सफल नहीं रहा है। तो इसने भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को अभी तक नहीं सुलझा पाया, जो कि बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ज़िंदगी में कभी सुलझेगा भी। इसके अलावा अफगानिस्तान की समस्याओं को भी संगठन ने कोई बहुत ज़्यादा जोर तरोज़ नहीं दी है। इसके अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की बात करें तो उनका भी कोई खास इसमें सहयोग नहीं रहा है, और ये पूरी तरीके से एक टूटा फूटा संगठन माना जाता है। परंतु इसने कई ऐसे कार्य भी किए हैं जो कि अच्छे रहे हैं। इसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान है। मैं भारत के एक योगदान की बात दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये भारत का योगदान है, और भारत लगभग 63% योगदान देता है भूटान को। ठीक है, सबसे ज़्यादा भूटान को भारत योगदान देता है। भारत और भूटान काफ़ी भारत का अच्छा राष्ट्र भी है और गतिविधियों को रोकता भी है, भारत विरोधी गतिविधियों को। इसके अलावा अगर बात करें तो 7% अफगानिस्तान में, 3% बांग्लादेश में, और 16% के करीबन अदर देश को देता है। ये मैं आसियान की बात, मतलब अगर मैं शार्क की बात करूं तो शार्क में बेसिकली यही मेंबर्स हैं। नेपाल को 4% और श्रीलंका को 5% और मालदीव को 2%। ठीक है, पाकिस्तान को कोई सहयोग इससे नहीं मिलता है क्योंकि पाकिस्तान इज़ एनिमी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके अब मैं बात करूँ, ये 2 सदस्य हैं, मैंने सभी के मैप के साथ इनको लगाया है, और ये देखिए ये सदस्य हैं इसके। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ अगर इसके सम्मेलन की, जो सम्मेलन हुए हैं, तो सम्मेलन देखिए 18वां सम्मेलन हुआ था, 18 समिट ऑफ शार्क। ठीक है, तो ये आखिरी समिट है, और ये आपको बता दें 2014 में हुआ था। तो आप इसकी सफलता का राज तो इससे जान सकते हैं, 2014 में इसका आखिरी सम्मेलन हुआ था। अभी 5-6 साल से इसका कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। अभी 2020 में करीबन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी देश साथ आए थे, परंतु इसका कोई औपचारिक सम्मेलन 2014 के बाद नहीं हुआ है। 2014 में इसका औपचारिक सम्मेलन हुआ था नेपाल की राजधानी काठमांडू में। 2016 में पाकिस्तान में प्रस्तावित था, परंतु भारत पर हमले के कारण ये पूरी तरीके से रद्द हो गया था। अब बात करते हैं अगर आसियान इसकी शार्क की, तो इसमें बेसिकली यही बातें थी जो मैंने आपको बताई, और इसके सदस्य मैंने बताए 8 हैं, और अफगानिस्तान को 2007 में इसकी मेंबरशिप मिलती है भारत के प्रयासों के कारण। ठीक है, भारत ने काफ़ी प्रयास किए थे इसकी मेंबरशिप में, हालांकि सभी देशों ने वोटिंग की, इसके बाद बनाया गया इसको सदस्य। ठीक है,
तो इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं। कई पर्यवेक्षक राष्ट्र वो होते हैं जो इसकी देखरेख करते हैं और इनको ज़रूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है। तो और इनका सहयोग प्राप्त होता है, ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो पर्यवेक्षक राष्ट्र में अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यूएसए ने इसकी फरमाइश की थी, तो यूएसए को बनाया गया है, यूरोपियन यूनियन बना है, चाइना बना है, जापान बना है, दक्षिण कोरिया बना है, ठीक है। तो ऐसे कई देश हैं और इसके अलावा रशिया भी लगातार मांग करता रहा है, ठीक है। मैक्सिको बन चुका है, मैक्सिको शायद अब हट चुका हो, और मॉरिशियस बन चुका है। तो काफ़ी ऐसे देश हैं जो लगातार इसकी मांग करें और पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, ठीक है। 7 राष्ट्र तो पर्यवेक्षक राष्ट्रों की सूची में हैं और 8 राष्ट्र तो इसके मेन सदस्य भी हैं। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे लोग जो हैं पर्यवेक्षक राष्ट्रों में हैं, और जापान भी इसका पर्यवेक्षक राष्ट्र है। तो ऐसी महाशक्तियाँ भी इसकी पर्यवेक्षक हैं। तो इसकी सफलता होनी तो चाहिए थी, परंतु इतनी अच्छी सफलता नहीं रही है। परंतु शांति और जो है युद्ध को रोकने के प्रयास में आज भी ये लगातार जुटा हुआ है, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये भारत और विश्व के जो भारत और इसके क्षेत्र के मामले हैं उनको जल्द ही सुलझा लेगा, और भारत पाकिस्तान विवाद को सुलझकर भारत पाकिस्तान एक मित्र बनेंगे, ठीक है। तो मुझे ये उम्मीद है, और शार्क ये करके दिखाएगा, ऐसी उम्मीद भी की जाती है शार्क से। तो शार्क के लिए फ़िलहाल इतना ही, और ये आपको बता दें शार्क के पास अपना एक चार्टर भी है, और उसी पर चार्टर पर साइन करके ही इस चार्टर को बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें नियम होते हैं, और इसका उद्देश्य जो है सभी उद्देश्य जैसे कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उद्देश्य वही होता है, युद्ध और शांति को कायम कर युद्ध और को रोकना और शांति को कायम करना, आर्थिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना, और इसके अलावा सभी मुद्दों को बातचीत के माध्यम से हल करना। इसके अलावा अब हम आखिरी टॉपिक पर अपने बात करते हैं, जो दक्षिण एशियाई साफ्टा, ठीक है। तो ये जो साफ्टा है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें मुक्त व्यापार समझौता था, परंतु ये कारगर साबित नहीं है, लोग इसको मानते नहीं हैं, ठीक है। ये जो देश हैं वो आपस में इस समझौते को नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत महाशक्ति है दुनिया की और भारत उनके बाजारों में सेंध लगा रहा है। तो ऐसे में ये इतना ज़्यादा सफल नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शार्क जो है इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो लेकिन 2006 में इसका साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराया गया था, 2004 में साइन हुए और 2006 में ये जो है लागू हो गया। परंतु इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। परंतु देखिए व्यापार में पहले की अपेक्षा काफ़ी वृद्धि हुई है, और हम कह सकते हैं कि विश्व शांति में आज भी ये संगठन एकजुटता ला रहा है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और आगे ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी, और इसके बाद हम बात करेंगे आसियान के बारे में, और सभी क्लास 12 के सेपरेट लेक्चर आएंगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।